हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है जिसके अंदर आप HPS मेंस को टारगेट कर रहे हैं। तो सारथी मेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप मेरे साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हम एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने बात करी थी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। दूसरी बात हमने बात करी थी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टारगेट पोर्शन जो है हमने किसको टारगेट करना है। तो सिलेबस वाला पोर्शन मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। फिर हमने बात करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में और उनकी एनालिसिस करी थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम साइंस के मेंस के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि इसरो के रीसेंट मिशंस के ऊपर बेस्ड हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ये आपको वीडियो मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू गगनयान मिशन। अब अगर मैं गगनयान मिशन के बारे में बात करूं तो इसरो क्रू मॉड्यूल को लॉन्च करने की बात करता है और यहाँ पे एक मैन्ड मिशन ले जाने की बात करता है स्पेस के लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। अब क्योंकि ये बेसिकली एक नई डेवलपमेंट है, आपको पता ही है कि स्पेस टूरिज्म के अंदर बहुत अलग अलग कंपनीज आ रही हैं, जैसे कि स्पेस एक्स हो गया, वर्जिन गैलेक्टिक हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया, जिनके अलग अलग क्रू मॉड्यूल्स हैं और इन्होंने बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर अपने क्रू मॉड्यूल ले जा भी चुके हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हमारी कंट्री की जो स्पेस यहाँ पे एजेंसी है या फिर आप कह सकते हैं जो स्पेस इंस्टीट्यूशन है वो भी यहाँ पे मैन्ड मिशन करने की बात करते हैं। दैट मीन्स वो गगनयान मिशन की बात करते हैं। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे रेलेवेंट है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्टली आपको गगनयान मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात अगर मैं करूं कि 8 नंबर में अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ा और इलेबोरेट हो जाएगा, जैसे कि इसरो का मैन्ड मिशन क्या है जो कि गगनयान मिशन है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके सिग्निफिकेंस क्या है या फिर इसके क्या चैलेंजेस रह सकते हैं। तीसरी बात, अगर इसी क्वेश्चन को मैं 20 मार्क्स के अंदर इंक्लूड करना चाहूँ तो मैं आपको बड़ी सी स्टेटमेंट देके इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकती हूँ और अल्टीमेट गोल मेरा यही है कि जो इसरो है उसने अपना जो मैन्ड मिशन लॉन्च करने की वो बात करते हैं उसका क्या एम है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके क्या चैलेंजेस हैं और आप क्या कंक्लूजन इससे यहाँ निकालते हैं। तो दैट मीन्स आपको गगनयान मिशन के ऊपर 4 नंबर में भी क्वेश्चन मिल सकता है, 8 नंबर में भी मिल सकता है और 20 नंबर में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि हम गगनयान मिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग हम मेंस का जो आंसर है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो 2 आंसर्स मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ और बाकी के 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको घर के लिए लिखने के लिए देने वाली हूँ। तो उसका भी मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर बता दूंगी कि कहाँ पे आपने उसको सेंड करना है और उसके रिगार्डिंग कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम गगनयान मिशन के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसको भी कर लेते हैं। तो अगर मैं गगनयान मिशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ऑर्बिटल मॉड्यूल को लॉन्च करने की बात करी जाती है। ये जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है ये एक लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा जो कि है GSLV Mark 3। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको गगनयान मिशन के जो फैक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। अब ऑर्बिटल मॉड्यूल के अंदर आपके 2 मॉड्यूल्स रहते हैं, एक क्रू मॉड्यूल रहता है जिसके अंदर बेसिकली जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस में ले जाया जाएगा और दूसरा सर्विस मॉड्यूल रहता है जो कि अलग अलग सर्विसेज इन एस्ट्रोनॉट्स को प्रोवाइड करता है। तो ये जो मिशन है ये 7 दिन का प्लान्ड मिशन है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, GSLV Mark 3 से लॉन्च किया जाएगा। तो ये इसके कुछ चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं गगनयान मिशन को अपने मेंस की आंसर राइटिंग फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ गगनयान मिशन तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक इसरो का मिशन है जिसके अंदर वो 3 फ्लाइट्स ऑर्बिट में भेजने की बात करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने की बात करते हैं। इन 3 फ्लाइट्स में से जो 2 फ्लाइट्स हैं ये अनमैन्ड रहेंगी। दैट मीन्स अगर यहाँ पे स्पेस में मैन को भेजना है तो उसके लिए पहले तो टेस्ट फायर तो करना ही पड़ेगा ना, पहले तो टेस्ट करना ही पड़ेगा कि जो भी हम मिशंस को भेज रहे हैं क्या वो सक्सेसफुली दोबारा से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर रहे हैं कि नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 मिशंस जो हैं ये किए जाएंगे जिसमें से 2 मिशंस जो हैं वो अनमैन्ड रहेंगे और एक मिशन जो है वो मैन्ड मिशन रहेगा।
इवन यहाँ पे जो 3 एस्ट्रोनॉट्स ले जाए जाएंगे उनके अंदर एक विमेन को भी इंक्लूड किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट भी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। फिर बात करी जाती है व्योम मित्रा की। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्पेस फ्लाइट है, जो अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट करी जाएगी, उसके अंदर आपको ह्यूमनॉइड रोबोट जो इसरो ने बनाया है, दैट इज व्योम मित्रा, जो कि आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला होगा। तो इनको सबसे पहले इस फ्लाइट के थ्रू भेजा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके फैक्ट्स के रिगार्डिंग है कि लो अर्थ ऑर्बिट में कितने दिन का ये मिशन है, कितने ऑल्टीट्यूड पे इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, उस ऑल्टीट्यूड की क्या ऑर्बिट रहेगी। देन इज यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जो पेलोड होगा, जो कि हमारे GSLV Mark 3 से लॉन्च किया जाएगा, उसमें आपको ऑर्बिटल मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एक आपका क्रू मॉड्यूल रहेगा और दूसरा आपका सर्विस मॉड्यूल रहेगा। नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारे GSLV Mark 3 से लॉन्च किया जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि हमने ह्यूमंस को स्पेस में भेजना है, तो ऑलरेडी कुछ कंट्रीज हैं जो कि स्पेस में ह्यूमंस को भेजने के लिए सक्सेसफुल रह चुकी हैं। तो जैसे कि रशिया है, तो हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स को हम रशिया के अंदर ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं, ताकि वहाँ पे कैसे रहा जा सके या फिर कैसी वहाँ पे कंडीशंस रहेंगी, कैसे सर्वाइव किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग रशिया जो है हमें यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमेशा न्यूज़पेपर में चलती रहती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गगनयान मिशन के सिग्निफिकेंस के बारे में, कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जो इसरो है वो यहाँ पे मैन मिशन को लॉन्च करने की बात करता है। इवन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पर फिर भी हम मैन मिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया की जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से रिस्पॉन्सिबल रहती है इन सब चीज़ों के लिए। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो कि इस रेस में जा रही हैं और यहाँ पे मैन मिशन को लॉन्च करने की वो बात करते हैं, तो इंडिया भी उस रेस के अंदर इंक्लूड होना चाहता है। इवन यहाँ पे देखेंगे कि हम अपने फंडामेंटल राइट के अंदर बात करते हैं बेसिकली साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करने की हमारे यूथ के अंदर। तो ये भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जब तक हम ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम पब्लिक के अंदर, यूथ के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को क्रिएट नहीं कर सकते। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो गगनयान का जो सिग्निफिकेंस है वो ये रह सकता है कि यहाँ पर हम स्पेस को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे जब खुद ब खुद मैन वहाँ पर जाते हैं तो ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भेजते हैं। तो दैट मीन्स जैसे हम अगर अपने एवोल्यूशन के बारे में बात करें कि हमारा एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं स्पेस को समझने की, स्पेस में अलग अलग मिशंस को लॉन्च करने की, कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, कैसे यहाँ पे सन का कोरोना है, कैसे उसके कोरोनल मास इजेक्शन हो रही है। तो इन सब चीज़ों को और ज़्यादा समझने के लिए एक स्टार्ट तो लेना ही पड़ेगा, एक इनिशिएटिव जो है उसको एक तरह से शुरू करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैन मिशन करने की ज़रूरत है। फिर हम बात करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इनोवेशन के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, और क्योंकि वो इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से और ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी स्किल्स बढ़ेंगी और अल्टीमेटली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इंडिया की जियो पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल बेनिफिट्स हो गया, साइंटिफिक टेम्पर हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बात करूँ तो ये जो मैन्ड मिशन है ये इन सब चीज़ों को क्रिएट कर सकता है। इवन जैसा कि आप जानते ही होंगे कि स्पेस ने यहाँ पे एक प्राइवेट इन स्पेस को भी क्रिएट किया है, जो कि यहाँ पे प्राइवेट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की बात करते हैं। तो क्योंकि प्राइवेट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हर एक स्पेस टूरिज्म के लिए भी ये अलग अलग इनोवेशंस वगैरह कर सकते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। तो दैट मीन्स एक तरह से हमारी इकोनॉमी को भी प्रॉस्पर करने के लिए ऐसे मिशंस को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बड़ी चीज़ करने से पहले आपको एक स्टार्ट लेने की ज़रूरत रहती है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हमने गगनयान मिशन के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर ली, उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है उसके बारे में बात कर ली, लेकिन फिर भी अब क्योंकि ये ऐसा पहला मिशन है, इंडिया ने ऐसा पहला मिशन पहले नहीं कंडक्ट करवाया, तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं ये हमेशा देखने को मिलते ही रहेंगे। तो क्योंकि जब हम कोई भी एक नया चेंज लेकर आते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ डीमेरिट्स हमेशा देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो चेंज और ज़्यादा मॉडिफाई होता रहता है उसके अंदर
अंदर और ज़्यादा इंक्लूजन्स होती रहती है चीज़ों की, तो धीरे धीरे वो चेंज जो है वो परफेक्ट होता रहता है। तो अगर मैं बात करूँ गगनयान मिशन के क्या क्या चैलेंजेस रह सकते हैं, तो सबसे पहला चैलेंज तो यही रहेगा कि क्या जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, क्या हम उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं कि वो सेफली मैन को दोबारा से अर्थ के एटमॉस्फेयर में सेफली पहुंचा देगा। तो दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल रहता ही है। फिर अगर मैं बात करूँ कि क्योंकि यहाँ पे लोगों को स्पेस में ले जाया जा रहा है, तो क्या वो ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि अगर मैं एवोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो जिस टाइम पे एवोल्यूशन हुआ था, तो जब तक हमारी हैबिटेबल कंडीशंस नहीं बन जाती तब तक वहाँ पे मैन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम इन सारी ऐसी कंडीशंस को आर्टिफिशियली क्रिएट करने की बात करते हैं। तो कितने हद तक हम इन आर्टिफिशियली क्रिएटेड जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं? तो दैट मीन्स यहाँ पे जो भी लोगों को ले जाया जाएगा तो उनके हेल्थ डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको देखने को मिल सकता है कि कभी अनहोनी भी हो सकती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मिशन है वो फेल भी हो सकते हैं। अगर हमारा ये ऐसा मिशन फेल हो जाता है पहले, तो दैट मीन्स जो आगे आने वाला जो स्पेस टूरिज्म का सेक्टर है वो एक तरह से थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन में रह सकता है कि हमें स्पेस टूरिज्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो गया, हेल्थ डिसऑर्डर्स हो गया, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो चैलेंजेस हैं वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग और भी जो आपको चैलेंजेस लगते हैं वो ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट दी सेक्रोसैंक्ट लिस्ट। आपको ये थोड़े से पॉइंटर्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है गगनयान मिशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिशन, दैट इज़ शुक्रयान मिशन। अब अगर मैं शुक्रयान मिशन के बारे में बात करूँ तो अभी तक का इंडिया का सबसे पहला ये वीनस के लिए मिशन होने वाला है, जिसको इसरो ने बोला है कि हम बेसिकली 2024 या 25 तक इसको लॉन्च करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी वीनस के कोई ऑर्बिटर हो गया या फिर कोई फ्लाई बैक मिशन हो गया, तो इन सारे मिशंस को ऑलरेडी भेजा हुआ है और वो कई हद तक यहाँ पर सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ तो इंडिया का ये सबसे पहला मिशन होने वाला है। बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। या तो डायरेक्टली आपको शुक्रयान मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। उसके अगर मैं ज़्यादा मार्क्स में बात करूं तो शुक्रयान मिशन क्या है, व्हाट इज़ शुक्रयान मिशन, उसके क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्या उसके चैलेंजेस रह सकते हैं। या फिर 20 मार्क्स में आपको एक बड़ी सी स्टेटमेंट दे दी जाएगी और वो पूछ लिया जाएगा कि वीनस जो है वहाँ पर इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं और फिर भी इसरो जो है इस प्लैनेट की एक्सप्लोरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो ऐसा क्यों? तो आपका जो आंसर है वो स्टैंडर्ड आंसर सेम ही रहेगा, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का एक जो आर्ट है वो आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शुक्रयान मिशन के बारे में, सबसे पहली बात तो अगर मैं 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन को टारगेट करती हूँ तो आपको पता होनी चाहिए कि जो वीनस है वो इनहॉस्पिटेबल क्यों है। इनहॉस्पिटेबल के आपको बहुत ज़्यादा रीजंस जो हैं ये देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें से सिर्फ तो वीनस और यूरेनस ही हैं जो कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करते हुए नजर आएंगे। तो दैट मीन्स पहली तो एक्सेप्शन यहाँ पर ही होगी। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि आपको वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये देखने को मिलेगी। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं ऐसे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने की जहां पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि वीनस को इनहॉस्पिटेबल बना देती हैं। या फिर अगर मैं वीनस की और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूँ कि जो वीनस है उसका एक दिन जो है वो 1 साल से भी बड़ा होता है। दैट मीन्स उसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत शुक्रयान मिशन के बारे में कि ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि इसरो जो है दिसंबर 2024 तक शुक्रयान मिशन को लॉन्च करने की बात करता है। इवन आप देखेंगे कि नासा के जो कुछ मिशंस हैं जिनकी डेट यहाँ पे 2029 या 30 आपको देखने को मिलेगी, उसके अहेड ही इसरो जो है इस मिशन को लॉन्च करने की बात करता है। अब यहाँ पर इस मिशन को इसलिए लॉन्च करना चाहता है क्योंकि इसरो भी वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना चाहता है। और जैसे कि आप जानते
जानते हैं कि इस रेस के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रही हैं, अलग अलग प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए, स्पेस को समझने के लिए, हमारे एवोल्यूशन को समझने के लिए, जितनी भी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको समझने के लिए। तो इसीलिए इंडिया भी इस रेस में इंक्लूड होना चाहता है। इवन यहाँ पे मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि सुपर पावर बनने की इंडिया बात करता है, तो हर एक मिशन में उनको सबसे आगे रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है, तो यहाँ पे वीनस के ऊपर आपको अलग ही टाइप के जो क्लाउड्स हैं ये देखने को मिलते हैं, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक तरह से कवर है। अब क्योंकि हमें एक ऐसी सैटेलाइट को डेवलप करना है जो कि यहाँ पे वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगी, तो दैट मीन्स हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पर लाना पड़ेगा जो कि इन सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स को पेनिट्रेट करके वीनस की जो जियोलॉजी है या फिर वीनस की जो भी बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, एटमॉस्फेयर है, तो इन सब को स्टडी करने के लिए नई नई जो टेक्नोलॉजीज है उसको लाना पड़ेगा। फिर एक ऑब्जेक्टिव इस मिशन का ये भी आ जाता है कि जो वीनस का सरफेस है उसकी स्ट्रैटिफिकेशन कैसे हुई है, उसकी लेयर्स को, उसकी रॉक की लेयर्स को ये स्टडी करने की बात करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करे हैं शुक्रयान मिशन के रिगार्डिंग, आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये मिशन जो है ये किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये मिशन अगर लॉन्च हुआ तब तो ठीक है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स रहेंगे ही रहेंगे, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात करी जाती है कि क्योंकि हमने ऐसे क्लाउड्स को पेनिट्रेट करके उसकी स्ट्रैटिफिकेशन को स्टडी करना है, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पे उन क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर सके। तो यहाँ पे हम अलग अलग जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आजकल हमारी अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए जो यूज़ करी जाती है, दैट इज़ द सिंथेटिक अपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि ये जो रेडार है ये बेसिकली क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर जाती है और अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। इन द सेम वे जो वीनस के लिए यहाँ पर सैटेलाइट बनाई जाएगी उसके अंदर भी हम ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं कि वीनस के लिए और क्या क्या जो चैलेंजेस है वो रह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि वीनस के ऊपर आपको अलग अलग हार्श कंडीशंस जो हैं ये देखने को मिलेंगी, तो उनको स्टडी करने के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ चैलेंजेस जो हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने इसरो के 2 मिशंस के बारे में बात कर ली है, दैट इज़ गगनयान मिशन एंड शुक्रयान मिशन। तो ये बेसिकली रिसेंट डेवलपमेंट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने के। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे ये 4 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्टली उसके या फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं या फिर सिग्निफिकेंस लिखने हैं या फिर चैलेंजेस लिखने हैं। दूसरी तरफ अगर 8 नंबर में पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपने उसकी इंट्रोडक्शन देनी है कि ये मिशन जो है ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है। फिर आप उस क्वेश्चन के की टर्म्स को एक तरह से टारगेट कर सकते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में बेसिकली सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा गया है या फिर चैलेंजेस के बारे में पूछा गया है या किस चीज़ के रिगार्डिंग पूछा गया है, और लास्ट में आप कंक्लूजन दे सकते हैं। और तीसरी बात मैंने आपको समझाया कि अगर जो 20 मार्क्स में अगर किसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाए तो आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थोड़ा सा लॉन्ग रखना पड़ेगा और बॉडी के अंदर उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि आपके क्वेश्चन में की टर्म्स हैं, जो कि आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस को ऐड किया है जो कि आप इस नंबर पर अपना आंसर लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये भी इसरो के रीसेंट डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग ही है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि इसरो का जो चंद्रयान 2 मिशन है उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन फिर भी इसरो जो है वो प्लान कर रहा है चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि इसरो को ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन करने के लिए इनकरेज करती हैं। दूसरी बात, चंद्रयान मिशन के यहाँ पर क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं ये रह सकते हैं, क्या आपको होप देखने को मिलती है। फिर हम नेक्स्ट रीसेंट मिशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज आदित्य 1 मिशन। जो आदित्य मिशन है वो सन की कोरोना को स्टडी करने के लिए यहाँ पे इसरो ने प्लान किया था, लेकिन स्टार्टिंग में इसरो ने प्लान किया था कि हम इस आदित्य मिशन को लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर इसरो ने अपना जो मिशन है, जो आदित्य 1 मिशन है, उसको L1 मिशन में कन्वर्ट कर दिया। L1 मिशन क्या है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग लैग्रेंजे पॉइंट्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसरो ने ये बोला है कि हम इस पर्टिकुलर लैग्रेंजे पॉइंट पर ही इस मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपको डायरेक्टली
पूछा गया है कि लेग्रेंजे पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस रहता है, ऐसी क्या फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे लेग्रेंजे पॉइंट्स के अंदर अगर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इवन यहाँ पे आपको नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी पूछा गया है कि आदित्य L1 मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए, जो भी कोरोनल मास इजेक्शन हो रही है उनको स्टडी करने के लिए, या फिर स्पेस का कैसे एवोल्यूशन हुआ है उन सबको स्टडी करने के लिए, स्टार्स क्या होते हैं उनके और ज़्यादा एवोल्यूशन पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इंक्लूड करी जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट इसरो के रीसेंट मिशन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू मार्स ऑर्बिटर मिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्स ऑर्बिटर मिशन का जो लाइफ स्पैन है वो अभी ख़त्म हो चुका है। हालांकि उसको एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह लॉन्च किया गया था जिसका कि लाइफ स्पैन 6 मंथ्स का था, लेकिन फिर भी जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है इसने अपनी ऑर्बिट के अंदर 8 साल गुजार दिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन के क्या की टेक अवेज हैं। दैट मीन्स जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इंडिया जो है इसने सबसे पहली बार मार्स के लिए मिशन को लॉन्च किया और पहली बार में ही सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो कि सेकंड टेक में, थर्ड टेक में सक्सेसफुल रही, लेकिन इंडिया जो है वो फर्स्ट टेक में ही मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए सक्सेसफुल हो गया। दूसरी बात, हम यहाँ पे इसके और क्या क्या की टेक अवेज हो सकते हैं आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने PSLV लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मार्स ऑर्बिटर मिशन के ऊपर एक मूवी भी है जिसके अंदर इस मिशन के रिगार्डिंग बताया जाता है कि क्या क्या चैलेंजेस आए थे, फिर उन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व किया गया है ना। तो इवन यहाँ पे कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं, जैसे US का एक अवार्ड है जो कि मॉम और ऑर्बिटर मिशन जो है इसको दिया गया है। दैट मीन्स हमारे जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है इसको यहाँ पर कुछ अवार्ड्स भी दिए गए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। या फिर यहाँ पर बात करी जाती है कि इंडिया जो है इनका मार्स के लिए सबसे चीपेस्ट मिशन था। तो दैट मीन्स यहाँ पे और भी अगर मैं कंट्रीज़ के बारे में बात करूँ तो बाकी कंट्रीज़ का जो मार्स के लिए मिशन था तो अब तक का इंडिया का सबसे चीपेस्ट मिशन था। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी की टेक अवेज आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने ट्राई करना है कि इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर आपने आंसर को लिखने की कोशिश करनी है और आपने अपने आंसर्स को इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। तो जब तक आप इन क्वेश्चन के आंसर्स को नहीं लिखते तब तक आप अपने एग्जामिनेशन की जो ग्रेविटी है उसको नहीं समझ सकते। तो बेसिकली आपने करना क्या है, इन सारे मिशंस के ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ना है और आंसर को लिखने की कोशिश करनी है, और यहाँ पे जो चीज़ें पूछी गई हैं सिर्फ उसी चीज़ को टारगेट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने बेसिकली जो चीज़ें नहीं पूछी गई हैं उसके रिगार्डिंग आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं लिखनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मेंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टारगेट कर सकते हैं, और कैसे आपको जो अलग अलग मिशन के रिगार्डिंग अलग अलग नंबर्स में ये क्वेश्चन जो है ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम साइंस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसके रिगार्डिंग हम मेंस के कुछ क्वेश्चन जो है मैं वो आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए देने वाली हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।